नमो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, नेट जेआरएफ व्याकरणम सिद्धांत कौमुदी स्त्री प्रत्यय प्रकरण हमारा चल रहा है। आज की ये भाग संख्या 3 पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, 2 भाग हमने पढ़ा दिए, 2 कक्षाएं, प्लेलिस्ट बना दी है और प्लेलिस्ट आप हमसे व्हाट्सएप पर भी संपर्क करके ले सकते हैं। चलिएगा, तो गत कक्षा में मैंने आपको ये 2 सूत्र पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, स्त्रियाम अजाद्य तष्टाप, ये कंप्लीट हो गए दोनों सूत्र। अब इसके बाद हमारा तीसरा सूत्र आता है स्त्री प्रत्यय प्रकरण का। अष्टाध्यायी की संख्या देखेंगे तो चौथे अध्याय के प्रथम पाद का ये 6वां सूत्र है। ठीक है, और सिद्धांत कौमुदी की सूत्र संख्या देखेंगे तो 455वां सूत्र है। ठीक है, चलिएगा, ये भी स्त्री प्रत्यय प्रकरण की बात करता है। बोलिएगा मेरे साथ, उगितश्च। ठीक, यहां मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। यहां पर इसके अंदर ये शब्द है उगीतः और च, ऐसा है। ठीक है, इस उगित को भी तोड़ते हैं तो ये ऐसा होता है उ क प्लस इत, ऐसा होता है। ठीक है, ये क्या है, व्याकरण में एक संज्ञा है। क्या है? संज्ञा, इत संज्ञा। क्या है? उपदेशे जनुनासिक इत हलंत्यम। ये अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के तृतीय पाद में ये संज्ञा है इत, इसको इत बोलते हैं। इत का अर्थ होता है, ये मन नाम है, ध्यान रखेंगे, ये वहां बताया गया है, वो यहां पर जानना आवश्यक नहीं है। वहां बताया गया है कि ये इत है, ये इत है, ये इत है, और जिसका नाम इत रख देते हैं उसके साथ में एक कार्य करते हैं कि उसका लोप कर देते हैं। लोप माने अदर्शन कर देते हैं, हटा देते हैं उसको। ठीक, और ये जो उक है ये है प्रत्याहार। क्या है? उक प्रत्याहार। इस उक प्रत्याहार में क्या है देखिएगा, ये है एक आपका प्रत्याहार सूत्र, माहेश्वर सूत्र इसको बोलते हैं। अ ई उ ण और री, ये एक सूत्र हो गया। री री और ये क, ये 2 सूत्र हो गए। ठीक है, तो ये 2 सूत्र हैं। ठीक है, इसमें से क्या लिया, यहां से ऊ ले लिया हमने और यहां से क ले लिया, ये प्रत्याहार बना लिया हमने। ये है प्रत्याहार सूत्र। प्रत्याहार सूत्रों के माध्यम से प्रत्याहार बनते हैं। ठीक है, हमने ऊ और क ये ले लिया, ऊ और का को कह दिया उक। जब ऊ और का, तो इसमें क्या होता है, ये जो हलंत है इसका तो बोध नहीं होता, ये ग्रहण नहीं होता।
ऊ री लरी, और ये भी हलंत है। बस ये तो साधन है प्रत्याहार बनाने के लिए। तो उक प्रत्याहार का उक प्रत्याहार हम कहेंगे तो इसका अर्थ क्या होगा? ऊ री लरी। ऊ से क्या है? ह्रस्व दीर्घ। री से क्या है? ह्रस्व दीर्घ। और लरी का ह्रस्व दीर्घ होता ही नहीं है, इसका इनका ग्रहण है। ठीक है, तो अब हम इसको मिलाकर के समास बना देते हैं तो ये क्या बन जाता है? उगित, ऐसा बनता है। उगित का अर्थ होता है कि उक 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 का अर्थ क्या हुआ? उवर्ण रिवर्ण लिवर्ण। इत संज्ञक है जिसके, बहुब्रीहि समास है इसमें। उक इत यस्य, अर्थात उवर्ण अथवा रिवर्ण अथवा लिवर्ण की इत संज्ञा हुई है जिस वर्ण समुदाय, वर्ण समुदाय में, वो वर्ण समुदाय शब्द क्या होता है? शब्द होता है, प्रत्यय होता है, वो होता है उगित। अभी आप समझ जाएंगे, अभी मैं और समझाऊंगा, अभी समझ लीजिए मोटा सा। तो उगित का अर्थ हो गया कि ऐसा प्रत्यय अथवा ऐसा प्रातिपदिक, मुख्य रूप से प्रातिपदिक और धातु भी आ जाती है। तो ये जो जिनमें उगित माने ऊ की, उवर्ण की, रिवर्ण की, लिवर्ण की इत संज्ञा हुई है, ठीक है, उसी इत संज्ञा को करने वाले सूत्र हैं। तो वो हो गया उगित प्रत्यय अथवा उगित शब्द। ठीक है, फिर ये क्या है? ये पंचमी का रूप है, उगिता। जैसे पयस का पयसा, तो वैसे उगित का उगिता, ये पंचमी का रूप हो गया। व्याकरण में पंचमी का रूप होने से क्या होता? उससे उत्तर, ये अर्थ आता। ठीक है, अब इतनी बात आप समझ लीजिएगा, फिर अब आपको आगे समझ में आएगा। ये बेसिक व्याकरण की है, ये पहले आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, उगिदंतात प्रातिपदिकात स्त्रियाम गीप स्यात्। ठीक है, कहते हैं उगित अंत वाला प्रातिपदिक है, माने उगित अंत में है जिसके, ऐसा प्रातिपदिक, उससे यदि स्त्रीलिंग वाच्य होगा, स्त्रीत्व वाच्य होगा, तो उसको क्या होता है? ङीप स्यात्, उसको ङीप प्रत्यय होता है। क्या होता है बोलो? गीप प्रत्यय। गीप प्रत्यय होता है, तो गीप जब प्रत्यय करते हैं तो क्या होता है? गीप में पकी संज्ञा हो जाती है हलंत्यम, और न की संज्ञा हो जाती है लशक्व तद्धिते, और जिनकी इत संज्ञा हो जाती है उनको मैंने बताया था वो हट जाते हैं, तस्य लोपः। तो ये न और प हट करके केवल ई बचता है, बस। ठीक है, अभी समझ लीजिए, पूरा समझा दूंगा। अब क्या हुआ, यहां पर ये कहा उगे दंतात, उगित, उगित, उगित कोई प्रत्यय हो सकता है, कोई शब्द हो सकता है। ठीक है, फिर उगित प्रत्यय अथवा शब्द अंत में है जिसके, वो पूरा समुदाय उगित दंत का आ जाएगा। ध्यान रखेंगे, उगित दंत ऐसा प्रातिपदिक। ठीक है, उगित प्रत्यय जब लगाते हैं, उगित प्रत्ययांत माने उगित अंतात माने उगित प्रत्ययांत, वो प्रातिपदिक बन जाता अपने आप। क्या बन जाता? प्रातिपदिक। तो अब यहां पर ये दिखाते हैं कि पचंती भवंती। ठीक है,
शप्स्यनोरिति नुम। कहते हैं यहां पर क्या है वास्तव में, देखिए ये स्थिति है, पच धातु है और यहां पर क्षत्रि प्रत्यय आया। क्या आया? क्षत्रि प्रत्यय। और बीच में यहां पर ये भुआदिगण की धातु है, इसलिए क्या आता है? शप आता है। ठीक है, इसकी इत संज्ञा हो जाती है, इसकी इत संज्ञा हो जाती है। क्या बचता है जी? ओ, यहां पर भी शकीत संज्ञा हो जाती है, लशक उत्तर देते। और उपदेशे अजनुनासिक इत, ये वास्तव में क्या है? री 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 दिख रहा है आपको, ये री है वास्तव में, ऐसा है, वास्तविक स्थिति इसकी क्या है? री। तो उपदेश में ये री, री क्या है? अच है और अनुनासिक है, इसलिए उपदेश अनुनासिक इत से इसकी इत संज्ञा होती है री की। ध्यान रखें, क्या है? री की। री की इत संज्ञा हो जाती है तो तस्य लोपा, उसका लोप हो जाता है। लोप हो जाता है तो ये क्या बचता है? इसका अत। ध्यान रखेंगे, क्या बचता है? अत। ये जो अत है ये कैसा है? ये उगित है। ये री री उक में आ रही थी, री उक प्रत्यार में आता है रिवर्ण, और री री की संज्ञा हुई है, तो ये जो क्षत्रिय का जो अत बच रहा है ये क्या है? उगित। ये उगित हो गया, इतना समझा? माने इसके री उक की संज्ञा हुई है तो उगित हो गया। अब हमारे साथ में क्या होता है? प च और ये अ हमने इसमें मिला दिया, और इधर क्या है? ये अत। यहां पर भी क्या होता है? ये और ये अतो गुणे लग करके यहां पर दोनों को ऐसा ही हो जाता है, ये बन जाता है पचत। ध्यान रखेंगे, ऐसा। अब पचत बन गया तो यहां पर क्या है? ये उगित अंत में है इसके, इस समुदाय की। भाई ये अत इसमें पूरे के अंत में, और ये उगित अर्थ, तो ये क्या हो गया? उगिदंत हो गया, उगिदंत। ध्यान रखेंगे, ये पूरा क्या हो गया? उगिदंत। और ये क्या है? प्रातिपदिक। कैसे प्रातिपदिक है? ये क्या है? उगित होने के कारण से ये उगित हो गया। ये जो अत है ये क्या है? कृद तिंग। ध्यान रखेंगे, कृद तिंग से इसकी क्या है? तिंग भिन्न जो कृत है ये कृत संज्ञा है इसकी। माने तिंग भिन्न जो धातु का अधिकार में प्रत्यय है वो क्या है? कृत है। कृत, कृत तिंग से, कृत होने से, कृत जिसके अंत में होता है तो क्या है? कृत तद्धित समासाष्ट से वो प्रातिपदिक संज्ञक होता है। तो ये कृत इसके अंत में, तो ये पूरा क्या है? प्रातिपदिक भी है, तो प्रातिपदिक भी हो गया। अब इससे हमें स्त्रीलिंग को बता कहना है, स्त्रीत्व वाच्य है। अभी पूरा घटा दिया मैंने आपको, ध्यान रखेंगे। स्त्रीत्व वाच्य होने पर पचत बन गया। अब ये उगिदंत भी हो गया और प्रातिपदिक भी हो गया। अब स्त्रीत्व वाच्य होने पर इसको गीप होगा। ये हो गया गीप। प्रत्यय परश्च से परे होता है, ये ई बचेगा। ठीक है जी। अब यहां पर क्या होता है? शप्सनोर नीति नित्य। एक आगे सूत्र है, ये तो आपको अभी शप्सनोर नित्यम या शप्सनोर का है। इससे क्या है? नुम होता है, इसकी संख्या इस सिद्धांत कौमुदी में शप्सनोर नित्यम। अभी मैं संख्या देख के आपको बताता हूं कि इसकी संख्या कहां आई है।
ये आपका आया है, ये इस पे पहले वाले भाग में आया था ये। ये सिद्धांत कौमुदी की सूत्र संख्या 446 है। ठीक है, आराम से पढ़ाना पड़ेगा जैसे समझ में आया आपको पूरा। ये 446 446 नंबर पर देखेंगे। शप्सन नित्यम, शप्सन नित्यम क्या कहता है, अभी पूरा अर्थ आपको नहीं जानना है, बस वो इतना जानता है, जान लीजिएगा कि शप अथवा शन, ठीक है, शप अथवा शन, इनसे, इनका माने ये जो शप और शन का जो अवर्ण है उससे उत्तर क्षत्रि, उससे उत्तर क्षत्रि को नुम होता है। माने क्षत्रि के अवयव, माने क्षत्रि का जो अवयवता है उसको नुम होता है। तो क्षत्रि का अवयव जो आ है उसको नुम होता है, मिथुन तात्पर्य से गीप के परे रहते। गीप माने स्त्री प्रत्यय, नदी संज्ञक के परे रहते। अब यहां पर क्या है, इसकी नदी संज्ञा होती है ईकारांत उकारांत स्त्रीलिंग शब्द की। और ये जो क्या है आपका, यहां बीच में शप आया था, आपको मैंने बताया था शप का अ, उससे उत्तर जो क्षत्रि का अवयव जो आ है उसको यहां पर नुम हो जाएगा, मिद चोन्त्यात पर। स्त्रीलिंग में नदी संज्ञक के परे रहते, तो यहां पर क्या हो जाता, मिद चोन्त्यात पर से यहां नुम हो जाता है। ध्यान रखेंगे क्या, नुम, नुम का क्या बचता है, न, न बचता है। तो अब क्या होता है, ये प च न त और ये ई, ध्यान रखेंगे। तो शप्सनोरिति नुम, माने शप्सनोर नित्यम से यहां पर नुम होता है नित्य। पचंती, अब यहां पर स्वादि उत्पत्ति कर देंगे। ठीक है, यहाँ प्रातिपदिकात स्वादि उत्पत्ति का प्रकरण अलग है, उसको जब आप स्वयं, वो वहां की बात है। स्वादि उत्पत्ति करके सु आ जाएगा, उसका हलगांधी लोप हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, पचंती। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं आगे। पचंती आपको मैंने सिद्ध कर दिया। अब दूसरा शब्द है भवंती। क्या है, भावंती। हाँ वही मैं सोचा, ये भवंती नहीं भवती है, भवती है। ये ना इसमें गलत लिख दिया है, ये क्या है, भावती है। भवती तो होता है, आप स्त्री को कहते हैं, वो गलत मेरे से भी उच्चारण होगा, लिखा हुआ है भावती, ऐसा है ये। ठीक है, पचंती भावती। अब ध्यान दीजिएगा, ये भवती शब्द, ये जो एक सर्वादि गण है, ये दो प्रकार से बनता है। क्या बनता है, दो प्रकार से, दोनों प्रकार से यहां पर घटा के बता देते हैं आपको। भवती शब्द एक भावतु, ये भवतु शब्द क्या है, इसमें सर्वादि गण में पड़ा हुआ है। सर्वादि गण में भवतु शब्द अव्युत्पन्न पक्ष, भवतु ऐसा शब्द पड़ा हुआ है, और उसमें क्या होती है, उपदेश है वो, तो उसमें ये जो इसकी संज्ञा हो जाती है उपदेश जन्नास्तिक से, तो ये क्या बचता है, भवत। ठीक है, क्या बचता है, भवत। ये भवत बचता है।
ये क्या है, अर्थवद धातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा है, ध्यान रखेंगे। ये कैसा शब्द है, उगित, ऊ की संज्ञा हुई है इसलिए उगित है ये उगित, इसमें कोई प्रत्यय नहीं लेंगे आप अभी। ये अव्युत्पन्न पक्ष में सर्वादि गण के अंदर भवतु शब्द पड़ा है, उसका लेके चल रहे। अब ये भवत शब्द कैसा है, उगित। अब इससे हमें इसका स्त्रीत्व वाच्य होगा, स्त्रीत्व वाच्य होगा तो इससे क्या हो, गीत। परंतु यहां पर ये कहा है, यहां पर के उगिदंतात, क्या, उगिदंतात का अर्थ हुआ है उगित अंत में है जिसके। यहां पर उगित अंत में नहीं, ध्यान रखेंगे, यहां तो ये पूरा शब्द कैसा उगित है, उगित है। जैसा पचत में क्षत्रिय उगित था और वो अंत में किसके था, पचत। यहां पर तो ये स्वयं ही उगित है, ये उगित है तो उगितंतात कैसे करेंगे इसको, ये उगिदंत तो और किसी शब्द के यहां पर पहले कोई दूसरा और शब्द होना चाहिए, तब जाकर के ये उगिदंत बनेगा, क्योंकि ये केवल मात्र भी उगित है। उगित और उगिदंत, इसमें अंतर आप समझ जाएंगे। तो यहां पर क्या समाधान, तो कहते हैं यहां पर आद्यंत वदे कस्मिन, एक में भी आदि और अंत के समान व्यवहार व्याकरण के कार्य करने के लिए हो जाता है, यथा लोके, जिस प्रकार से लोक में करते हैं। किसी का एक ही बेटा है, कोई पूछता है आपका बड़ा बेटा कौन सा है, तो वो कहता है मेरा बड़ा बेटा यही है। कोई पूछता है उसको आकर के आपका छोटा बेटा कौन सा है, तो बोलता मेरा तो छोटा बेटा यही है, छोटा। कोई आकर के तीसरा पूछता है आपका मझला बच्चा बेटा कौन सा, वो कहता है मेरा यही मझला है। जबकि बड़ा छोटा मझला ये अपेक्षाकृत शब्द है, दो या दो से अधिक में ये व्यवहार में आते हैं। परंतु अकेले में भी हम जिस प्रकार से यही मेरा बड़ा है, यही मेरा छोटा है, यही मेरी मझला है, वैसे ही यहां पर भी ये क्या है, ये स्वयं उगित भी है और अपने आप में इसको हम उगित अंत वाला भी मान लेंगे। आद्यंत वदे कस्मिन व्यपदेशीवत, ठीक है। तो ये उगदंत भी, इसको उगदंत मान के कोई कार्य प्राप्त है तो कर लेंगे। तो उगदंत कार्य मान करके यहाँ पे स्त्रीत्ववाच्य होने पर गीप आ जाता है जी, ठीक है। क्या आ जाता है, गीप, गीप का ही बचता है। अब यहां पर ये नहीं लगेगा, क्योंकि ना तो इसमें शप है ना शन है, कुछ नहीं है, यहां तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यहां पर बस ये मिल करके क्या बन जाएगा, भवती, और स्वादि उत्पत्ति करेंगे उसका लोप हो जाएगा पूर्वक, तो भावती ऐसा बनेगा। अब इसके रूप चला लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर नुम इसलिए नहीं हो रहा है, ये गलत लिख दिया यहाँ पर, ये गाइड से मैंने पीडीएफ बनाई है, ठीक है, तो मिस्टेक होती है। तो भावती बनता है, भवती तो प्रयोग करते हैं, तो इसलिए ये बन गया। अब इसका एक दूसरा पक्ष भी है, एक तो भवती ऐसे बनता है, एक दूसरे तरीके से भी बनता है, व्याकरण में ही बनता है। ये वाला जो भवती मैंने बनाया है, भवतु शब्द लिया था अव्युत्पन्न पक्ष में। व्याकरण के अंदर दो पक्ष लिए, एक व्युत्पन्न पक्ष अर्थात जिसमें कल्पना करते ये धातु है, ये प्रत्यय, ये आगम आदि, और एक ऐसा करते हैं सीधा, ना कोई धातु है ना प्रत्यय, सीधा शब्द ले लेते हैं। दो पक्ष चलते हैं, ठीक है। ये अव्युत्पन्न पक्ष में। व्युत्पन्न पक्ष में क्या होता है, इसको भातेर डबतुप, उणादि में भातेर डबतुप से इसमें प्रत्यय बनाया है, ठीक है। ये डब डबतुप,
भा धातु से, ध्यान रखेंगे क्या है, भा धातु से ये डब तुप ऐसा प्रत्यय बनाया है। ये प्रत्यय उणादि का सूत्र, भातेर भातेर डब तुप। भा धातु से डब तुप प्रत्यय लाते हैं तो क्या बनता है उसका, ये पकीत संज्ञा होती है, उकीत संज्ञा होती है, डकीत संज्ञा होती है, तो ये आवत बचता है, ये ऐसा ये प्रत्यय बचता है। और ये डित होने के कारण से इसका टी का लोप हो जाता है व्याकरण में, तब भा बचता है। अब इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ये भवत बन गया, ध्यान रखेंगे। अब यहां पर क्या है, ये जो प्रत्यय ये कैसा उगित, इसमें आद्यंत मध्य लगा कसमन की लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये उगित जिसके अंत में, इस बा के अंत में, तो ये पूरा समुदाय क्या होगा, उगित अंत। भवत शब्द से अब इससे भी गीप आ जाएगा तो भवती बन जाएगा, दोनों का अर्थ एक ही है। ठीक है, ये व्युत्पन्न पक्ष का ले लिया हमने, और वो सीधा भवतु जो सर्वाधिकरण में पड़ा हुआ है वो वहां ले लेते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से, तो यहां पर भी गीप आ जाएगा इसी सूत्र से, तो यहां पर आद्यंत मध्य कसमन लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये हो गया आपका। ठीक है, अब आगे कहते हैं यहां पर उगिदचामिति सूत्रेच ग्रहणेन धातोश्चेद उगित कार्यम तरिहंचतेरेवेति नियम्यते तेनेह न उखाश्रित क्विप अनिदितामिति नलोपः पर्णध्वत अंचतेस्तु स्यादेव प्राची प्रतीचि। अब इसको आपको समझना होगा, यदि आपने पीछे कुछ पढ़ रखा है तो समझ में आएगा। अब यहां पर कहते हैं एक सूत्र है उगितचाम सर्वनाम स्थाने धातु, इसी प्रकरण में है, शप्सन और नित्यम वाले प्रकरण में है। उगितचाम सर्वनाम स्थाने धातु, वहां अधातु पड़ा है। क्या है, अधातु। तो कहते हैं इसमें उगितचाम सर्वनाम स्थाने धातो हो, सूत्र में अच ग्रहण से, यहां पर ये अच पड़ा हुआ है, अच पड़ा हुआ, अच ये बना अंचु धातु का है, लुप्त नकारांत। अच ग्रहण के द्वारा धातोश्चेद उगित कार्यम तर्हि अंचते रेवति नियम्यते, यहां पर नियम किया गया है। नियम ये किया गया है कि धातु को यदि उगित मान करके कोई कार्य होता है, धातु जैसे ये है अंचु धातु, ये क्या है, अंचु धातु। अब इसकी उकार की संज्ञा होती है, तो ये क्या बचता है, अंश। ये भी कैसा हो गया, उगित हो गया। ये क्या हो गया, उगित हो गया, ये भी उगित हो गया। तो यहां कहते हैं कि उगित अचाम सर्वनाम स्थाने धातो हो, इसमें अच ग्रहण ज्ञापित नियम करता है कि यदि उगित उगित को मान करके कोई कार्य उगित धातु में होगा तो केवल अंशु धातु में ही होता है और किसी धातु में नहीं होता। क्या, धातोश्चेद यदि उगित कार्यम, उगित कार्य यदि होवे तो तरिहि तब अंचते रेवैति नियम्यते, केवल अंशु धातु को ही हो सकता उगित कार्य, कोई दूसरी धातु है उदित वो उगित उसको नहीं होगा। तेना, तेन क्या है, तेना न उखास्त्र, एक ये उदाहरण दिया इन्होंने, ये क्या है, उखा, उखा उपपद रहते हुए स्रंसु धातु है, ये क्या है, स्रंसु।
स्रंसु धातु है, स्रंसु धातु में क्या है, ये ऊ की संज्ञा होती है। तो ये धातु कैसी हो गई, उगित हो गई। यहां पर उखा के उपपद रहते हुए यहां पर सूत्र से कुप प्रत्यय होता है, यहां पर उसकी सिद्धि की आवश्यकता नहीं है, वो वहां का विषय है। यहां पर क्या है, कुप प्रत्यय होता है। ये मैं सूत्र आपको कुप्च, क्या है, कुप्च से कुप प्रत्यय होता है। यहां क्या होता है, कुप प्रत्यय। ठीक है, यहां पर इसका ये तो लोप हो जाता है पूरा, और ये इसको कुप को मान करके कहते हैं अनिदिताम इति नलोपा, अनिदिताम अनिदिताम हलोपदाया किंगिति, ये सूत्र है। तो अनिदिताम हलोपदाया किंगिति से क्या होता है, यहां पर इसका ये न है वास्तव में अनुस्वार है, ये न है वास्तव में न को अनुस्वार, तो इसका लोप हो जाता है। लोप हो जाता है तो ये क्या बचता है, उखा और ये स्रंस, ध्यान रखेंगे क्या है, स्रस ऐसा बचेगा। ये उखा स्रंस स्रस, ध्यान रखेंगे। अब इनका कहना है यहां पर कोई गीत की बात नहीं है ऐसी, ध्यान रखेंगे। अब यहां कोई कहे कि यहां पर स्वादि उत्पत्ति करेंगे हम, तो उगितचाम सर्वनाम स्थानीय धातु से ये उगित है, उगित है, तो उगित मानने से यहां पर भी नुम होना चाहिए सर्वनाम स्थान के पहले रहते इसको, तो कहते नहीं होगा, क्योंकि यहां पर अच ग्रहण से नियम कर दिया कि उगित कार्य यदि होगा तो केवल अंचु धातु को ही होगा ये वाला। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं उखास्त्रत अनिदिताम हलोपदा किंगति नलोपा से नहीं होगा, तेन इह न उखास्त्रत, यहाँ पर तेन इह न नुम, नुम नहीं होगा, ये ऐसा ही रह जाता है, सु का अलगादि लोप हो जाता है और इसको फिर तत्व आदि होकर के ये हो जाता है। तो उखास्त्रत, यहाँ पर ये केवल भट्टो जी दीक्षित जी केवल इतना समझाना चाह रहे हैं कि उगित का यहाँ पर जैसे कार्य कर रहे थे वैसे ही उगित को कहीं दूसरी जगह कोई दूसरा कार्य कहा है तो वो उगित धातु को नहीं होता, उगित धातु को नहीं होता, उगित धातु को नहीं होगा। अब यहां पर स्त्रीत्व की विवक्षा होगी तो उगित कार्य यहां पर नहीं होगा, गीप नहीं होगा, उगित मान करके यहां पर गीप नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही पर्ण ध्वत, ये ध्वंसु धातु है, पर्ण उपपद रहते हुए ध्वंसु धातु, तो यहां पर भी नहीं होगा। अंचतेस्तु स्यादेव, ये इसलिए प्रकरण उठा के लाए कि वहां पर नियम दिखा दिया कि उगित का कार्य उगित धातु को नहीं होता है, केवल अंचु को छोड़ करके। अब कोई कहे कि यहां पर ये हमें स्त्रीत्व की विवक्षा में उखास तो हमें स्त्रीत्व वाच्य होगा, तो इससे फिर उगित से ये उगित है, तो उगिदंत होने से इससे गीप होना चाहिए, तो कहते नहीं, ये बात यहां पर नियम से निकाल दी है कि उगित को मान करके धातु में कोई कार्य नहीं होता है, केवल होता है उगित को मान करके, तो अंचु को होगा बस। इसलिए अंचतेस्तु स्यातेव, अंचु धातु से तो स्त्रीत्व की विवक्षा में उगित मान करके गीप हो जाता है, गीप हो जाता है तो क्या बन जाता है, प्राची प्रतीची। यहां पर क्या है, प्रापूर्वक अंचु धातु है, ध्यान रखेंगे क्या है, अंचु उगित है, यहां पर इसको क्विन प्रत्यय होता है, क्या होता है, क्विन प्रत्यय। ये क्विन प्रत्यय, ये ठीक है, क्विन प्रत्यय होता है और ये सर्वपाई लोप हो जाता है, इसके नकार का लोप हो जाता है और यहाँ पर इसको ये लोप आदि होकर लोप नहीं, यहाँ पर ये दीर्घ हो जाता है, तो ये क्या बन जाता, प्राच, क्या बन गया, ये प्राच।
अब स्त्रीत्ववाच्य है, तो ये अंचु कैसी है? उगित उगितंत है, उगित है, और उगित अंत में पूरे के, तो उगितंत हो गया ये समुदाय। तो अब स्त्रीत्ववाच्य होने पर उगितश्च से यहां पर तो गीप हो जाएगा, यहां पर तो गीप हो जाएगा, क्योंकि इससे नियम निकला था कि उगित को मान करके कोई कार्य कहा गया है तो वो केवल अंचु धातु को ही होता है, अंचु से भिन्न धातु को उगित कार्य नहीं होता है। तो इसलिए यहां पर तो गीप हो गया, तो क्या बन गया? प्राची, ये बन गया प्राची, और स्वादि उत्पत्ति करके हलगा दिलोप हो गया। ऐसे ही प्रतिपूरक है, अच्छे प्रतीची बन जाएगा आपका, यहां पर भी गीप हो जाएगा। यहां पर आपको ये शब्द इतना बना हुआ लेना है, पहले प्रतीच, फिर केवल मात्र यहां पर आपको गीप दिखाना है बस। ये मैंने तो हल्की सी सिद्धि आपको समझाने के लिए कराई है, ये सिद्धि यहाँ का विषय नहीं है, ये तो यहां का विषय है वास्तव में, और दूसरी जगह जहां इसको क्युन प्रत्यय आदि करते हैं वहां का है। ठीक है, तो अभी तो बस इतना समझ लेना है आपको, ये तो मैंने समझा ही दिया था। इस वाक्य से ये समझाना चाह रहे हैं कि शास्त्र के अंदर यदि उगित कहा हुआ कार्य धातु में प्राप्त होगा तो केवल और केवल अंचु धातु को ही होगा, कोई अन्य उगित धातु को नहीं होगा। वो नुम भी हो सकता है, वो गीप भी हो सकता है। इसलिए यहां पर स्त्रीत्ववाच्य होने पर भी उखास्त्रत में स्त्रीत्ववाच्य होने पर स्त्रीलिंग को कह रहा है, तो भी यहां पर गीप नहीं हुआ, इसी प्रकार से यहां पर भी नहीं हुआ, और यहां हो गया क्योंकि अंचु को नियम निकाल दिया। ठीक है, चलिएगा, तो आज की कक्षा में मैंने ये प्रयास किया है कि आपको ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे की कक्षा में आगे वाला सूत्र लेंगे। ठीक, हो सकता है कुछ आपको प्रतिशत कम समझ में आए, कोई बात नहीं, आप निरंतर पढ़ते रहिएगा। ये ऐसा नहीं है, मैंने तो बहुत कुछ पढ़ रखा है, मैंने प्राचीन व्याकरण पूरा पढ़ा हुआ है, महाभाष्य पूरा पढ़ा हुआ है, ठीक है, और भी अनेक ग्रंथ पढ़े हुए हैं, इसलिए मुझे समझने में कठिनाई नहीं है, परंतु आपकी स्थिति को मैं समझ सकता हूं। ठीक है, तो आपको यदि थोड़ा कम समझ में आता है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको निरंतर इस सीरीज को पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना है। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।